बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। समटाइम हम इसे कहते हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले थ्योरम की जो है वो स्टेटमेंट देखते हैं कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है और ये स्टेटमेंट जो है वो हमें क्या बताती है। तो लेट एफ ऑफ टी बी अ पीस वाइज f of t be a piecewise continuous function defined on interval 0 to infinity. Further, if f of t is of exponential order, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, इसके रिलेटेड लेक्चर जो है वो आप देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये लेक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है और फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर जो हैं वो क्या होते हैं। तो स्टेटमेंट है कि इफ़ एफ ऑफ टी इज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए as t approaches to infinity, then Laplace transformation of the function f of t exists for all s greater than a। तो ये हमें स्टेटमेंट ये बताती है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि पीस वाइज कंटिन्यूस भी है और वो फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए भी है, देन उसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो थ्योरम की स्टेटमेंट के को अंडरस्टैंड अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पीस वाइज कंटिन्यूस का फंक्शन का पता होना चाहिए और फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर जो हैं वो क्या होते हैं। ये दोनों जो है मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिफ़ाइन किए हुए हैं, आप वो लेक्चर जो है वो ज़रूर देखिएगा। तब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। देखें, एज गिवन दैट एफ ऑफ टी is of exponential order a, ये हमें गिवन है कि फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये इसकी डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन की। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स कैपिटल M एंड कैपिटल T सच दैट f of t mod less than or equal to capital M multiply e raised to power at for all t greater than or equal to capital T। तो ये जो है वो हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन स्टेटमेंट लिख ली है कि अगर फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए है तो फिर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
अब हम जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फंक्शन की देखते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t is equal to integral from 0 to infinity e raised to power negative st f of t dt। देखिए अगर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, तो ये इंटेग्रल जो है वो कन्वर्ज करेगा, मींस कि ये इंटेग्रल जो है वो हमें कोई फाइनाइट आंसर देगा। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t इज इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू कैपिटल T e raised to power नेगेटिव st f of t dt प्लस इंटेग्रल फ्रॉम कैपिटल T टू इन्फिनिटी e raised to power नेगेटिव st f of t dt। इसको हम जो है वो नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। इससे ऊपर जो हमने फंक्शन लिखा था f of t लेस देन और इक्वल टू m e raised to power at, इसे नाम दे देते हैं इसे हम नाम दे देते हैं 1 का। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है जो कि फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की डेफिनेशन है, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है जिसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f of t जो है वो इक्वल था इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। उसे हमने ब्रेकअप कर लिया है 0 से t तक और फिर t से इन्फिनिटी तक। ये बेसिक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की कि हम इंटरवल को ब्रेक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। यहाँ पे हमने क्यों ब्रेक किया है, क्योंकि ये t जो है वो हमें गिवन है कि कैपिटल T जो है उससे ग्रेटर जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए आपका f of t जो है वो लेस देन और इक्वल टू m e raised to power at है। अब फंक्शन जो है उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी अगर ये दोनों इंटेग्रल जो हैं राइट साइड पे, ये इंटेग्रल जो है मैं इसे फर्स्ट इंटेग्रल कह देता हूँ और ये जो इंटेग्रल है इसे मैं सेकंड इंटेग्रल कह देता हूँ। ठीक है, अगर ये फर्स्ट इंटेग्रल और सेकंड इंटेग्रल जस्ट नाम दिए हैं, यानी कि ये पहला इंटेग्रल है ये दूसरा इंटेग्रल है, तो अगर ये दोनों इंटेग्रल जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी। अब हमें गिवन था कि फंक्शन जो है वो पीसवाइज कंटिन्यूस है, तो अगर फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूस हो तो इंटेग्रल की जो लिमिट्स हैं वो फाइनाइट हों तो वो इंटेग्रल एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि since f of t is piecewise continuous, so integral from 0 to t e raised to power negative st f of t dt एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूस है लिहाजा ये फर्स्ट इंटेग्रल जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब हमने जस्ट ये चेक करना है कि ये जो सेकंड इंटेग्रल है ये भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर ये सेकंड इंटेग्रल भी एग्जिस्ट करे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ Laplace transformation of f of t depends on convergence of integral from t to positive infinity e raised to power negative st f of t dt। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है f of t की वो डिपेंड कर रही है इन दोनों इंटेग्रल की कन्वर्जेंस पे। फर्स्ट इंटेग्रल जो है वो कन्वर्ज करता है, वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि फंक्शन जो है वो पीसवाइज कंटिन्यूस है, और ये प्रीवियस हमारा नॉलेज है
प्रीवियस स्टडी है कि अगर फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस हो तो फिर इंटेग्रल जिसमें लिमिट्स फाइनाइट हों वो एग्जिस्ट करता है, तो वो हमने लिख दिया कि वो एग्जिस्ट करता है। अब हमने ये देखना है कि ये इंटेग्रल जो सेकंड इंटेग्रल है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इट्स मीन कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अब टोटली इस पे डिपेंड कर रही है। हम ये जो सेकंड इंटेग्रल है इसकी कन्वर्जेंस जो है वो चेक करने लगे हैं। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटेग्रल फ्रॉम t to infinity e raised to power negative st f of t dt is less than or equal to integral from t to infinity absolute value of e raised to power negative st f of t dt। तो यहाँ पे देखें हमने एक प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की है, बेसिक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कौन सी है कि इंटेग्रल फ्रॉम t टू इन्फिनिटी f ऑफ t dt इसका जो मॉड है ये लेस देन और इक्वल टू होता है इंटेग्रल फ्रॉम t टू इन्फिनिटी f ऑफ t मॉड dt। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे बेसिकली यूज़ की है। अब यहाँ पे देखें हमने इसको लिखा है कि ये मॉड था e रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी एफ ऑफ टी डी टी का मॉड हमने e रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी जो है उसे मॉड से बाहर निकाल लिया है, क्योंकि e रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी मॉड जो है वो इक्वल है e रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी के। मोड का मतलब होता है कि हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे आप एस और टी की कोई भी वैल्यू रखें तो ये हमेशा जो है वो आपके पास पॉजिटिव ही आंसर देगा। अब देखें फर्दर हम इसको लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू इंटेग्रल फ्रॉम टी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी एफ ऑफ टी मॉड लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम टी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे m ई रेज़ टू पावर ए टी डी टी। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 जो है वो यूज़ की है, यहाँ देखें ऊपर इक्वेशन 1 में हमने बताया था कि एफ ऑफ टी मॉड जो है वो लेस देन और इक्वल टू m ई रेज़ टू पावर ए टी है, तो उसे मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बाय यूजिंग 1। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटेग्रल इज़ लेस देन और इक्वल टू, ये m कांस्टेंट है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। सॉरी यहाँ पे देखें हमने dt भी लिखना था तो वो अब यहाँ पे dt लिख देंगे। m कांस्टेंट है इसे बाहर निकाल लें तो इंटेग्रल फ्रॉम t टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी मल्टीप्लाई e रेज़ टू पावर ए टी डी टी बच जाता है। तो फर्दर हम क्या करते हैं इंटेग्रल फ्रॉम टी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर ए और टी माइनस एस टी डी टी, क्योंकि e की जो है वो ये भी e रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी है और ये भी e रेज़ टू पावर ए टी है, बेस सेम है तो पावर्स आपस में एडअप हो जाएंगी। अब यहाँ पे इसको यूँ लिख सकते हैं कि इंटेग्रल फ्रॉम टी टू इन्फिनिटी। अब देखें यहाँ पे मैंने इक्वल डाल दिया है एक्चुअली लेफ़्ट साइड जो है वो लेस देन राइट साइड है और ये राइट साइड जो है वो अब ये इक्वल के साइन के साथ हम नेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये e रेज़ टू पावर a माइनस एस टी कॉमन साथ आ जाएगा dt। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल की जो डेफिनेशन है वो इस पे अप्लाई करें, यानी इसको सॉल्व करने के लिए हम लिमिट यूज़ करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इंटेग्रल फ्रॉम t टू h e रेज़ टू पावर a माइनस एस टी डी टी। तो यहाँ पे सिंपल e रेज़ टू पावर a माइनस एस टी की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा m
लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और e रेज टू पावर a माइनस एस टी डिवाइडेड बाय a माइनस एस और लिमिट है फ्रॉम t टू h। ठीक है, सिंपल रूल हमने यूज़ किया है, ये हमें पता है कि e रेज टू पावर a x dx ये इक्वल होता है e रेज टू पावर a x ओवर a। तो ये फार्मूला जो हमने यहाँ पे बेसिकली यूज़ किया है। तो अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें इस पे, तो क्या बनेगा, m लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट पुट करें e रेज टू पावर a माइनस एस और यहाँ पे आ जाएगा h डिवाइडेड बाय a माइनस एस, फिर माइनस e रेज टू पावर a माइनस एस और इसकी लिमिट जो है वो t डिवाइडेड बाय a माइनस एस। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो हमने पुट कर दी हैं। दोनों पे लिमिट्स जो हैं वो अलग-अलग अप्लाई कर दें, तो ये बनेगा m लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर a माइनस एस, यहाँ पे आएगा h डिवाइडेड बाय a माइनस एस माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर a माइनस एस, यहाँ पे आएगा t डिवाइडेड बाय a माइनस एस। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो फैक्टर है इसमें h इन्वॉल्व नहीं है, ये लिहाजा इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस पे कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो फैक्टर है इसमें e रेज टू पावर a माइनस एस और साथ h है। अब h जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो e रेज टू पावर इन्फिनिटी जो है वो भी इन्फिनिटी बनेगा। तो यहाँ पे ये फैक्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, a माइनस एच। अगर तो a माइनस एच जो है वो पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा, ये फैक्टर इन्फिनिटी बनेगा। देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हेयर लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर a माइनस एस और h, ये बन जाएगा इन्फिनिटी इफ़ a माइनस एस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। यानी अगर a माइनस एस यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर है तो फिर ये इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। एंड लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर a माइनस एस और h, ये आ जाएगा ज़ीरो इफ़ a माइनस एस इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है कि e रेज टू पावर अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो वो इन्फिनिटी होता है और अगर e रेज टू पावर नेगेटिव इन्फिनिटी हो तो वो ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे अगर a माइनस एस जो है वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर ये पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा और उसका आंसर इन्फिनिटी बनेगा। और अगर यहाँ पे a माइनस एस जो है ये नेगेटिव हो तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन आएगा और साथ इन्फिनिटी आ जाएगा, तो e रेज टू पावर नेगेटिव इन्फिनिटी ज़ीरो आ जाएगा। तो अब इस फैक्ट को यूज़ करते हुए हमारे पास ये फैक्टर जो है वो ज़ीरो हो जाता है, तो हम इसको ज़ीरो लिख देते हैं और आंसर क्या बनता है ये चेक करते हैं। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा m और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो और फिर माइनस, इस पे जो है वो लिमिट अप्लाई नहीं होगी तो ये e रेज टू पावर a माइनस एस कैपिटल T ओवर a माइनस एस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बतानी पड़ेगी कि इफ़ a माइनस एस इज़ लेस देन ज़ीरो। फर्दर हम इसे लिख सकते हैं कि m e रेज टू पावर a माइनस एस कैपिटल T
और देखें यहाँ पे नेगेटिव था, मैं नेगेटिव लगा देता हूँ, डिवाइडेड बाय क्या था, a माइनस एस। अगर नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा s माइनस ए, और साथ आ जाएगा इफ़ a इज़ लेस दैन s, a माइनस एस लेस दैन 0 है तो s जो राइट साइड पे चला जाएगा तो a माइनस एस आ जाएगा। अब ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो आपके पास बनता है e रेज़ टू पावर a माइनस एस कैपिटल T और डिवाइडेड बाय s माइनस a फॉर s ग्रेटर देन a। अब देखें फाइनली हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है। फाइनली हमारे पास इंटेग्रल फ्रॉम t टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी एफ ऑफ टी डी टी, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू m e रेज़ टू पावर a माइनस एस टी ओवर क्या आता है s माइनस a फॉर s ग्रेटर देन a। तो ये हमें शो करता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है सेकंड हमने देखा था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए हमने देखा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो इन दो इंटेग्रल के सम के इक्वल है। फर्स्ट इंटेग्रल जो है वो तो एग्जिस्ट करता था, हम सेकंड इंटेग्रल की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो ये हमने शो कर दिया कि सेकंड इंटेग्रल जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ से हमें ये शो होता है कि सेकंड इंटेग्रल जो है वो एग्जिस्ट करता है। दिस इम्प्लाइज इंटेग्रल टी टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर नेगेटिव एस टी एफ ऑफ टी डी टी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। हेंस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी एग्जिस्ट फॉर ऑल s ग्रेटर देन a। तो यही हमने जो है वो प्रूफ करना था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है अगर फंक्शन जो है पीस वाइज कंटिन्यूस हो और फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a हो। तो ये दो कंडीशंस जो हैं उनको हम सफिशेंट कंडीशंस कहते हैं, इसको जो है वो याद रख लें। रिमेंबर दैट conditions, the conditions mentioned above theorem, in above theorem are sufficient conditions, are sufficient conditions, ये हमारे पास सफिशेंट कंडीशंस कहलाती हैं। बिकॉज देयर एग्जिस्ट functions, there exist functions which do not satisfy the hypothesis of theorem, यानी इस थ्योरम में जो हाइपोथेसिस है कि अगर फंक्शन जो है वो पीसवाइज कंटिन्यूस है और फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए है तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, ये हाइपोथेसिस है। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे फंक्शंस भी हैं जो पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शंस नहीं हैं लेकिन उनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो देयर एग्जिस्ट फंक्शंस विच डू नॉट सेटिस्फाई द हाइपोथेसिस ऑफ थ्योरम but their Laplace transformation exists. Their Laplace transformation
एग्जिस्ट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके लिए ये जो हमने लास्ट पे नोट लिखा है कि ऐसे फंक्शंस हैं जो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शंस नहीं हैं, जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी नहीं ऐसे प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करते, लेकिन उनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। इसकी एग्जांपल जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको जो है वो अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।